हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोगों की धनतेरस अच्छी जा रही होगी, है ना। और धनतेरस के अवसर पर ऐसा शुभ मुहूर्त माना जाता है कि कुछ खरीदारी करनी चाहिए। तो अनुमानतः आप लोगों ने कुछ खरीदारी की होगी, नहीं की होगी तो माना जाता है कुछ न कुछ खरीद लेना चाहिए। तो कुछ 10-20 रुपए का ही खरीद लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं खरीद पाए हैं तो 10-20 रुपए का ही कुछ खरीद लीजिएगा, लेकिन खरीदना चाहिए ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे डीपीएसपी की कॉन्टेक्स्ट में। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे। अब इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम कल की क्लास में डीपीएसपी में बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं और आज की क्लास में डीपीएसपी में चर्चा कम करेंगे, लेकिन जो पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यूज को हम ज्यादा सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज या एमसीक्यू दोनों मिक्स हैं और पीवाईक्यूज भी जो हैं वो केवल यूपीएससी के नहीं है, स्टेट पीसीएस के भी हैं उसमें साथ में। तो चलिए फिर हम जल्दी से चर्चा स्टार्ट करते हैं अपनी और बातचीत करते हैं डीपीएसपी पर। ठीक है, तो हम कल जो बातचीत कर रहे थे उस बातचीत में से एक बात जिसे हमें आज फिर से रिपीट करने की जरूरत है वो ये कि डीपीएसपी हैं कौन कौन से। एक बार जल्दी से हम एक नजर में देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। कल मैंने वैसे आपको बता दिए थे, लेकिन फिर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे आप आर्टिकल 36 देखोगे, 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी है। भाग 4 तो 36 में क्या कहा गया है, तो 36 में राज्य की परिभाषा दी है और ये राज्य की परिभाषा वैसी है जैसी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, तो जहां ये शब्द का प्रयोग होगा राज्य, कि राज्य ये कार्य करने का प्रयास करेगा, राज्य वो करने का प्रयास करेगा, तो यहां राज्य का मतलब क्या होगा, इसलिए राज्य की परिभाषा पहले बता दी गई है। फिर आर्टिकल 37 जो है वो डीपीएसपी की प्रकृति के बारे में बताता है कि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, ये नेचर में कैसे है। तो नेचर में ये प्रवर्तनीय नहीं है, है ना, प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है मतलब इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता अगर राज्य इन्हें पूरा नहीं कर रहा है। तो प्रकृति बताई है 37 में, राज्य की परिभाषा 37 में। फिर आते हैं 38 पर, और 38 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसके यहाँ पर देखेंगे कई एक क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। अच्छा, आज एक मसला ये है कि आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं मैं, है ना, और कमेंट अगर देख पाऊंगा तो मैं आपको बीच बीच में नाम लेके बता दूंगा, नहीं देख पाऊंगा तो आपको मैनेज करना है। ठीक है, आप जहां भी किसी ग्रुप में जुड़े हैं वहां सेशन को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने कल वाला सेशन देखा है उनके लिए ये आज का सेशन बेहद जरूरी है। कल वाले सेशन को देख करके आपको ज्यादा परिणाम आपको मिल नहीं पाएगा, लेकिन आज वाला अगर आपने देख लिया कल वाले के साथ तो आपको 100% इसका प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि एमसीक्यू जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप कैसे मान लोगे कि आप सीख गए। जो आपने सीखा है उस पर आधारित प्रश्न तो आपको हल करने ही होंगे, और प्रश्न भी में ऐसा तो नहीं है कि खाली वही प्रश्न करवा रहा हूं जो अभ्यास प्रश्न है, उसमें वो भी प्रश्न हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं या किसी स्टेट पीसीएस ने पूछे हैं। तो वो लेवल आपको पता लग जाएगा कि आपने उस लेवल पर कंटेंट को तैयार कर लिया है या नहीं। तो खैर, हम बात कर रहे हैं 38(1) में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, किसके लिए, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, इसको बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ये कहा गया है। अगली बात जो 38 के सबक्लॉज 2 में दी गई है वो है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। यानी अगर आय की असमानता है तो उसको भी समाप्त करो, प्रतिष्ठा की असमानता है, किसी की प्रतिष्ठा ज्यादा है किसी की कम है
तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है ना, तो इसको भी कम करने की बात है। दूसरी बात जो आपको और ध्यान रखनी है कि सुविधाएं जो मिल रही हैं, अगर सुविधा और अवसर में भी असमानता है, किसी को ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को कम सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसको भी समाप्त करने का प्रयास करेगा राज्य। घर में होता है ना, आपने देखा होगा एक बात नोटिस करके कि हमारे माँ बाप या परिवारजन कोशिश करते हैं कि हमारे पास सुविधाएं अवसर लगभग इक्वल हो। जैसे एक भाई के पास जूते आ गए हैं नए, दूसरे के पास नहीं है, तो अगले राउंड पर जब उन्हें कुछ सामान खरीदना होगा तो कहेंगे तेरे पास तो जूते हैं, बड़े भाई के पास नहीं है, या छोटे भाई के पास नहीं है, या बहन के पास नहीं है, उसको जूते दिलाने हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं उनमें असमानता न रहे, समानता आ जाए। जैसे परिवार में प्रयास होता है वैसे ही राज्य भी प्रयास करता है, ऐसा डीपीएसपी में कहा गया है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 39, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अब कौन कौन से नीति तत्व हैं वो आपको ध्यान रखना है। ए, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। आजीविका, लाइवलीहुड, आपको आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार है। और इसमें केवल स्त्री या केवल पुरुष को नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को, नागरिक शब्द दिया गया है। कभी आपसे पूछ दे कि यहां पर यह अधिकार व्यक्ति को दिया गया है, तो व्यक्ति को नहीं है, यह नागरिक को है, इसलिए नागरिक शब्द आपको ध्यान रखना है। अगला कहा गया है समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। किसके? समुदाय के, यानी कम्युनिटी के जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज किसी एक पक्ष के पास ना हो, एक व्यक्ति के पास ना हो, या कुछ व्यक्तियों के पास ना हो, बल्कि उनका वितरण कैसा हो, उचित वितरण हो, जिसको जितनी जरूरत है उतना उसको मिले, और स्वामित्व भी साथ साथ में। तो ए, बी और सी, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, यानी जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन करना है हमें जिन साधनों से, उन साधनों का डिसेंट्रलाइजेशन हो। ऐसा ना हो कि उत्पादन के साधन किसी एक के पास केंद्रीकृत हैं, तो फिर उत्पादन जो होगा उसका लाभ उसी को मिलेगा खाली। तो हमें तो लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमें सामाजिक न्याय स्थापित करना है, आर्थिक न्याय स्थापित करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि उत्पादन के साधनों को विकेंद्रीकृत कर दे, है ना। अगला है डी, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष को किसी कार्य को करने के लिए अगर पगार 800 रुपए प्रतिदिन मिलती है ना, तो उसी कार्य को करने के लिए महिला को भी 800 ही रुपए मिलना चाहिए। महिला को 800 रुपए से कम न मिले, यानी पुरुष की क्षमता और महिलाओं की क्षमता में अंतर न बनाया जाए, बल्कि जो काम पुरुष कर रहा है उसी कार्य को यदि महिला कर रही है तो फिर महिला को भी उतना ही पेमेंट मिलना चाहिए जितना कि पुरुष को। तो समान वेतन की बात है, ये डी में है। और इसके बाद अगला ए बी सी डी ई है ना। ई कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यानी ऐसा न हो कि स्त्री पुरुष जो काम करने वाले हैं उनकी हेल्थ सही नहीं है या हेल्थ के लिए ठीक जगह नहीं है तो भी उनसे काम करवाया जा रहा है। बच्चों की जो एज है किशोरावस्था की, उस एज में उनसे कोई ऐसा भारी काम न करवाया जाए जिससे उनकी भौतिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहां रोजगार में उन्हें बिना वजह न जाना पड़े या उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल हो ऐसा ही काम करवाया जाए, ऐसा न करवाया जाए जो उनकी उम्र और शक्ति के अनुकूल नहीं है। अगली बात कही गई है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएं और बच्चों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। यह ध्यान रखिएगा, 42वें संशोधन से जोड़ा गया है तो यह पूछा जा सकता है। अगला जो सेगमेंट है 39 के सब क्लॉज थे ये सब। अब आता है 39A।
तो 39 में सब क्लॉज जोड़े गए हैं ये, और 39 का ए है, ये भी पूरा 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। कहा गया समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, जिससे गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। गरीब अन्याय का शिकार कब होंगे बताइए आप सोच के। गरीब अन्याय का शिकार तब होंगे जब निशुल्क कानूनी सहायता उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि अमीर व्यक्ति तो कानूनी सहायता ले लेगा पैसे के बल पे, गरीब तो नहीं ले पाएगा। और फिर गरीब और अमीर का न्याय होगा तो न्याय में अमीर आगे निकल जाएगा ना, उसने कानूनी सहायता ले ली, गरीब को कानूनी सहायता मिल नहीं पाई। तो इसलिए गरीब और अमीर के बीच में जो कानूनी सहायता की दरकार है वो गरीब को निशुल्क मिले, उसे समान अवसर के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में उसे न्याय न मिल पाए। यह भी 42वें संशोधन से जोड़ा गया। अगला आर्टिकल है 40, और आपको पता है इसमें कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन करना, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां प्राधिकार देना। तो इस आर्टिकल का प्रयोग करके 73वां संशोधन हुआ, 74वां संशोधन हुआ, है ना, और 1992-93 में पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में विशेषतः, कुछ दशा का मतलब सामान्यतः नहीं, कुछ दशाएं, जैसे अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापे में आ गया है ना, बेरोजगारी की स्थिति में है, बीमारी में है, या किसी और अशक्तता आदि की दशा में काम प्राप्त करना चाहता है तो राज्य काम प्राप्त करवाए, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो शिक्षा प्राप्त करवाए, कोई और पब्लिक हेल्प चाहता है, लोक सहायता, तो वो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन ये कुछ दशाओं में है, ध्यान रखिए। आर्टिकल 41 ये सामान्य नहीं है, कुछ दशाओं में। आर्टिकल 42 कहता है कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं, मतलब काम आप करवाइए लेकिन काम ऐसी स्थिति में करवाइए जहां व्यक्ति कार्य कर पाए, है ना, ऐसा ना हो कि खतरनाक स्थिति है या वो काम करते करते पता लगे बेहोश होके गिर जाए, ऐसी स्थिति ना हो, मानवीय दशा हो। और इसके साथ एक और चीज जुड़ी है, वो है मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता। जो महिलाएं डिलीवरी के समय पर जब माएं बनने वाली होती हैं या अपने शिशु को जन्म देने वाली होती हैं, उस समय पर उन्हें सहायता दी जानी चाहिए, मातृत्व सुरक्षा। फिर आर्टिकल है 43, ये कर्मचारियों को निर्बाध मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, इसकी बात करती है। और 43A बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी भी हो। इस बात को 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। और इसी का अगला भाग 97वें संशोधन से जोड़ा गया, 43 का बी। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात है, सहकारी समितियों की बात है। और फिर आर्टिकल 44 आता है, जिसे आप अभी बहुत चर्चा में देख रहे हैं, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता भी राज्य प्रयास करेगा कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाए, है ना। इसके अलावा 45 जो आर्टिकल है, इसकी भाषा में परिवर्तन हुआ। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल का अधिकार, है ना, या देखभाल करनी चाहिए, कौन करेगा? राज्य। 86वें संशोधन से जोड़ा गया इसे भी। अगला जो है 46, वो कहता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसी से आप कनेक्ट करके देखते हैं आर्टिकल 338, 338A और 338B। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। और फिर हमारे सामने आता है आर्टिकल 48, ये कहता है कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार करना। गाय, बछड़े या दुधारू पशु या जो ऐसे पशु जिनका माल वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, वाहन,
और इनकी नस्लों का परिरक्षण करना है, इनमें जरूरत के हिसाब से सुधार भी करना है। अगर इनका वध कार्यक्रम कहीं चल रहा है तो उस पर रोक लगानी है। फिर 48 का ए जोड़ा जाता है 42वें संशोधन से, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये 42वें संशोधन से जोड़ा जाता है। और आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लाया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के आप लोग पढ़िएगा। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। जिनका भी राष्ट्रीय महत्व है उन स्मारकों, चाहे वो कोई फोर्ट हो, किला हो, चाहे कोई वो मंदिर हो, चाहे कोई वो मस्जिद हो, लेकिन उनका हमें संरक्षण करना है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, है ना। और 51 जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना, इस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम पूरे डीपीएसपी को 3 भागों में बांट कर देखते हैं, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जहां पर हमने कल छोड़ा था वहां पहुंचते हैं जल्दी से, फिर उससे आगे की स्थिति को हम देखेंगे। जैसे निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की बात हम कल कर रहे थे। संविधान लागू होने के बाद सरकार 1950 से ही नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित आदर्शों की प्राप्ति हेतु तो अनेक योजनागत प्रयास किए हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। अब तक कई नीति निर्देशक तत्वों को योजनाओं का आधार बनाया गया है ना। अब जो आधार बनाया गया है वो हमें आगे पता चल जाएगा। आप अब ये एमसीक्यूज जो दिए गए हैं इनका जवाब दीजिए। बताइए आप लोग ये क्या जवाब होना चाहिए। दीजिए जवाब जल्दी से सभी लोग। ये मैं आपके सामने लगा देता हूं आपकी स्टॉप वॉच। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए करीब 10 सेकंड 20 सेकंड दिया जाएगा समय, क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये छोटा क्वेश्चन है तो कम मिलेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वातंत्र का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। अभी अभी आपको जस्ट बताया था डीपीएसपी में, याद कर लीजिए। अभी जस्ट बताया था आपको केंद्रीकरण को रोकना है, तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमें डीपीएसपी ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देश्य का 7वीं अनुसूची? बताइए तो आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसे आपको ध्यान से देखना है। वो क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो कौन सा आपके हिसाब से सही होना चाहिए, आपको यह बताना है। बताइए आंसर। चलिए
देखिए, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, इसके लिए आप आर्टिकल 37 जब पढ़े हैं तो 37 में ही कह दिया कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। इनकी प्रकृति कैसी है? प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्हें आप लागू नहीं करा सकते न्यायपालिका में जाकर के, ठीक है। तो ये किसी भी न्यायपालिका में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बात सही है। इस भाग में अधिकतर सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है। तो 2 और 3 सही है, मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताइए। संविधान की उद्देशिका, डीपीएसपी, 7वीं अनुसूची, परंपरागत व्यवहार द्वारा। बताइए सभी लोग, आंसर क्या होगा? चलिए, डीपीएसपी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में डीपीएसपी तत्व उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। बताइए किसके कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा? देखिए, ध्यान रखिए, निर्बंधन की बात करें या सीमा निर्धारित करने की बात करें तो फंडामेंटल राइट तो इस कॉन्टेक्स्ट में जाने जाते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी हैं ये मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक, यहां से मोटिवेशन आता है, यहां से प्रेरणा मिलती है, और ये प्रेरणा न सिर्फ विधायिका को मिल रही है बल्कि ये प्रेरणा कार्यपालिका को भी मिल रही है, साथ में न्यायपालिका को भी मिल रही है कि हमें किस ओर काम करना है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा? डी। अगला देखिए, 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? बताइए जल्दी। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, काम शिक्षा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम, मानवीय दशाएं। बताइए जल्दी से, ये अभी अभी मैंने आपको बताया है। अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले ही। देखिए, जो उद्योगों की बात हो रही थी, उद्योगों में उनका प्रबंधन जो हो रहा है उसमें कर्मकार जो काम करने वाले हैं, श्रमिक जो हैं, उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है, तो बताइए फिर आप जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ये तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जी हां, जब बात आती है राजनीतिक लोकतंत्र की, तो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए हम जानते हैं किसको? फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट। लेकिन सामाजिक और आर्थिक की ये करते हैं, बात सही है। और ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा, ये भी बात सही है। इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहां उल्लेख है?
संविधान की उद्देशिका में, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, नौवीं अनुसूची। बताइए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे सर बहुत बच्चा टाइप है, क्योंकि अभी अभी मैंने डीपीएसपी आपको पढ़ाया ना, इसलिए आपको बच्चा टाइप लग रहे होंगे। देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं कि ये शांति और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहां है, तो आर्टिकल 51 अभी हमने देखा था। आर्टिकल 51 कहां आता है, डीपीएसपी में या भाग 4 में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डीपीएसपी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। उद्योगों के प्रबंधन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, पर्यावरण का संरक्षण। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और दो ऑप्शन तो बड़े क्लोज दे दिए हैं। बताइए, इसके लिए 30 सेकंड है आपके पास, क्योंकि आपको कई लोगों को सी लग रहा होगा, कई लोगों को डी लग रहा होगा। कितने लोग ऐसे हैं बताइए कमेंट करके जिन्हें दोनों लग रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि 86वां संविधान में संशोधन होता है, 86वां 2002 में, और 86वें संशोधन से शिक्षा के संबंध में जो प्रावधान है वो 3 जगह पर होते हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। यहां आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है, यहां आर्टिकल 45 की भाषा में थोड़ा चेंज होता है, और यहां पर 11वां जोड़ दिया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहां डीपीएसपी की बात हो रही है। डीपीएसपी में 45 की भाषा बदल करके ऐसा तो नहीं कहा जाता अभिभावक करेंगे, क्योंकि डीपीएसपी तो एक्चुअल में राज्य के कर्तव्य है। तो अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ये नहीं, बल्कि बच्चों को, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें राज्य निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दिलवाने का प्रयास करेगा, ये बात है, इसलिए ये गलत है। बाकी तो दोनों गलत है, आप जानते ही हैं। तो पर्यावरण संरक्षण, इट इज द कॉमन बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, मतलब मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता। वेरी गुड, बताइए जल्दी से, यह भी क्वेश्चन अच्छा है, किसे बाद में जोड़ा गया है। सभी लोग बताइए। देखिए, आर्टिकल आपने 39A अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 39A, और 39A में हमने बात की थी कि जो गरीब लोग हैं, है ना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन लोगों के साथ न्याय स्थापित हो पाए, उनके साथ अन्याय न हो, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमें उन्हें कानूनी सहायता दिलवानी होगी। तो निशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई, निशुल्क विधिक सहायता, तो ये बात जोड़ी कब गई,
तो 42वें संशोधन से जोड़ी गई 1976 में। इसलिए क्या आंसर होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या नहीं है इनमें? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, डीपीएसपी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि हमें धार्मिक राज्य स्थापित करना है, क्योंकि भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो सेक्युलर है। सेक्युलर, तो सेक्युलर में हम धर्म की बात तो कर ही नहीं सकते, इसलिए सी विल बी द रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग ही हमें पूछा था। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण? बड़ा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय, आराम से बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए, देखिए, आप देखोगे तो स्त्री और बच्चे ये तो दोनों साथ साथ दिए गए हैं डीपीएसपी में, है ना। और कई एक जगहों पर शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, चित जनजाति। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आप दोबारा से उन्हें रिकॉल करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन दलितों का कहीं उल्लेख ऐसा नहीं मिलता है, इसलिए ये नहीं है 1 2 3, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? पिछली क्लास में ही मैंने आपको ये स्टेटमेंट बोल के बताया था, ये पूछा गया है। बताइए आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, के टी शाह। किसने कहा है ये कि ऐसी बैंक का चेक है, सॉरी ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के हिसाब से अदा किया जाता? अम्बेडकर साहब ने नहीं कहा। मतलब ये आलोचना है ना, तो अम्बेडकर साहब आलोचना क्यों करेंगे? राजेंद्र प्रसाद ने नहीं कहा, के एम मुंशी ने कहा। तो किसने कहा है? के टी शाह। याद करिए, आप कल ही बताया था मैंने आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के उपबंध के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? संविधान, भारत की प्रभुता एवं एकता अखंडता, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से, प्राकृतिक पर्यावरण से। ये तो क्वेश्चन एकदम शानदार पूछ दिया है आपसे। बताइए एकदम, आप क्या आंसर करेंगे इसका? चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। जब आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे होंगे आगे अगली क्लास में, तो आप संविधान के बारे में ये बात सुनोगे, संविधान का पालन करें, है ना, उसके संविधान का पालन करें, उसका आदर करें, उसके जो प्रावधान है उनको समझें। ये सब बातें कहाँ हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटी में। अगला देखिए, संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? सूचीबद्ध, अब बताइए। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा।
तो किस किस का उल्लेख है? ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बताइए आंसर क्या होगा। आप लोगों ने एक बात पढ़ ली है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो बात सही है। समान नागरिक संहिता की बात आर्टिकल 44 में आपने अच्छे से खूब समझी है। छोटे परिवार का मानदंड ऐसा कुछ दिया गया नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात भी नहीं है, प्राथमिक स्तर, है ना। तो इसलिए ये दोनों गलत हैं, ऊपर वाले दोनों सही। तो 1 और 2 के हिसाब से 1 और 2, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला। भारत के संविधान में वर्णित डीपीएसपी का सुमेलित युग्म पहचानिए जो सही सुमेलित है। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 42, कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 43, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 41, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39। बताइए तो, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान समझिए, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता ये 42 आर्टिकल में नहीं दिया है। 42 आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का वर्णन है। कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाएं, मानवीय दशाओं का वर्णन है। तो फिर ये बात कहां लिखी गई है? ये आर्टिकल 39A में लिखी गई है। 39A जो 42वें संशोधन से जोड़ा गया है 1976 में, है ना। यहां पर विधिक सहायता की बात कही गई है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता जिससे गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। तो पहला ये गलत है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये बात जो है वो आप देखेंगे आर्टिकल 48 में। कहां पर देखेंगे? ये पूरी बात आर्टिकल 48 में लिखी गई है। आर्टिकल 43 जब आप देखेंगे तो उसमें कर्मचारियों को या कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग का विकास, इसकी बात कही गई है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी और प्लस कुटीर उद्योग ये दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। ग्राम पंचायतों की बात 41 में नहीं है बल्कि 40 में है, ये आप सब विधिवत रूप से जानते हैं। 41 में दिया है कुछ दशाओं में जो है काम, शिक्षा आदि प्राप्त करना, कुछ दशाओं में, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा ये सब प्राप्त करने की, जैसे बुढ़ापा, बीमारी वगैरह है। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में दिया है। इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक था लेकिन उस क्वेश्चन से कई एक आंसर मिल गए होंगे आपको। नीति निदेशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, राज्य को प्राप्त अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए।
चलिए आगे बात करते हैं। वाद योग्य है क्या केस कर सकते हो? नहीं, वाद योग्य नहीं है। जी हाँ, बात सही है। आगे सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। आर्टिकल 40, 41, 44, 48 बताइए जल्दी से। अभी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, तो आप बता सकते हैं अगर प्रयास करें तो। चलिए देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। 41 कहता है काम करने का अधिकार कुछ दशाओं में। कुछ दशा कौन सा? बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी, इसमें कुछ दशाओं में। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात करता है, आप जानते हैं। तो सीधा सीधा सामने है, तो ए का एक भी, 2, 3, 4 ये आंसर होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? काम करने का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य जो है सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ाना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, 10 सेकंड का समय है। ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो यकीन मानिए कि फिर आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, कुछ वो क्वेश्चन है जो पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, काम करने का अधिकार, अभी अभी आपको मैं कई बार से बता रहा हूं, काम करने का अधिकार आर्टिकल 21 में कुछ दशाओं में। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की बात 86वें संशोधन से आपको पता है संशोधित की गई है, और ये कहां पर है? आर्टिकल 45 में। इसके अलावा न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव आर्टिकल 50 में है, लेकिन ये कहीं नहीं है, डीपीएसपी में नहीं है ये बात। तो कहां पर ये फंडामेंटल ड्यूटी में आपको ये बात मिल जाएगी, है ना, समान भ्रातृत्व भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। तो यही बात गलत है, गलती हमें पूछा है सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, मतलब डीपीएसपी का पार्ट नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, स्वीय विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग। बताइए। देखिए, समान न्याय की बात जो हुई है आर्टिकल 39 में हुई है, 42वें संशोधन से जोड़ा गया निःशुल्क विधिक सहायता, है ना, आर्टिकल 39 में ए, ये 42वें संशोधन से जोड़ा गया है 1976 में, आप जानते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों के संरक्षण की बात भी हुई है, लेकिन ये जो बात हुई है आर्टिकल 49 में हुई है, आर्टिकल 49 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 में हुआ है। स्वीय विधि, है ना, या पर्सनल लॉ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो ये गलत पूछा है, गलत है, मतलब 20 का सी आंसर होगा। अगला बताइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान सिविल सहायता का उपबंध मौजूद है? मूल अधिकार, डीपीएसपी, नागरिकता, मूल कर्तव्य। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा? भाई, समान नागरिक संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में वर्णित है, और आर्टिकल 44 इट इज द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, डीपीएसपी। तो बात क्या होगी? बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट? तो आपको बताना है, बताइएगा जल्दी से क्या होगा गलत स्टेटमेंट।
यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए जितनी बातें कही गई हैं उनमें ज्यादातर बातें सही हैं। पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए सुनिश्चित हेतु तो राज्य प्रयास करेगा, ठीक है। आर्टिकल 44 की लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह भी बात सही, क्योंकि डीपीएसपी में है, तो डीपीएसपी में है तो प्रवर्तनीय होगा नहीं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान ये अपेक्षा करता है कि सिद्धांत के तौर पर ये हमारे देश के शासन में मूलभूत है, ये भी बात भावना निकलती है। या क्या ये नागरिकों का फंडामेंटल राइट है? तो नहीं है, तो हमें नहीं ही तो पूछा है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंधों किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अगला, देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत हैं। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। अगला, निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट हैं। बताइए क्या आंसर होगा। बड़ा सही क्वेश्चन दिया है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर कर देंगे। बताइए 23 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए, हमारे संविधान में जो डीपीएसपी दिए गए हैं भाग 4 में दिए गए हैं, और आर्टिकल 37 बताता है इनकी प्रकृति को कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो बात सही है। ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो हैं शासन में क्या है, मूलभूत है, क्योंकि शासन इनसे प्रेरणा लेता है, मोटिवेट होकर काम करता है, तो ये भी बात सही है। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे, तो कर रहा है राज्य लगातार। राज्य का कर्तव्य है कानून जब भी बनाता है तो नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरणा लेता है, सहायता लेता है। नीति निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया भाई, तो गलत तो यही है। गलत पूछा है, गलत क्या है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए। सॉरी, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास। ये मान लीजिए बहुत अच्छे क्वेश्चन में माना जाएगा, है ना। उच्च स्तरीय कंसेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है इसमें। सामाजिक समानता, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल इक्वलिटी। तो सोशल इक्वलिटी लाने के लिए हम देखते हैं कि डीपीएसपी में प्रयास है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से फंडामेंटल राइट भी यहां पर फंडामेंटल राइट भी काम कर रहे हैं। जैसे आप आर्टिकल 15 देखिए, आर्टिकल 14 देखिए, आर्टिकल 16 देखिए। तो ऐसी स्थिति जिसमें कोई जाति, मूल वंश, धर्म, इनके कारण किसी व्यक्ति को पिछड़ा हुआ न माना जाए, किसी व्यक्ति को द्वितीयक न माना जाए, तो ये आधार पर अगर कोई व्यक्ति जो है असमानता का शिकार होता है, कोई किसी व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ये गलत है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। पीडीएफ में और भी क्वेश्चन दिए गए 4-5, आप उनको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में, 40 केवल नगरीय निकायों के प्रशासन की बात कही गई है।
बताइए आंसर क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिए, असत्य पूछा है। आर्टिकल 40 जो है वो पंचायतों की बात करता है। पंचायतों को इकाइयों के रूप में बनाएं, इन्हें जो है स्वायत्ता प्रदान कर दी जाए, स्वायत्ता, इन्हें अथॉरिटी यानी प्राधिकार प्राधिकार दे दिए जाएं। ये बात है पंचायतों की बात, यहां ऐसे नगरीय निकायों के संदर्भ में नहीं है, इसलिए ये गलत है, गलत ही पूछा गया है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके ये आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहारिक रूपांतरण नीति निर्देशक तत्वों में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है? आर्टिकल 40, 42, 47, 44, ये आप बताइएगा। थोड़ा सोचोगे, दिमाग पे जोर डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आ जाए समझ में तो फिर आप लिख के जो है ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए फिर ख्याल रखिए आप अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।